नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं पोस्टमार्टम स्पर्म रिट्रीवल जो टेक्निक है इसके बारे में। PSR आखिर ये क्या होता है, ठीक है, ये आया कहाँ से, पूरा मामला ये चर्चा में क्यों आया। तो पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा प्रीफेस बता देती हूँ कि हुआ क्या। एक महिला है जो 1.5 ईयर्स, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। 1.5 साल बाद वो प्रेग्नेंट होती है और उसकी फैमिली का जो पूरा ब्लड लाइन है उसको आगे लेकर के जाती है। यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है जिस टेक्नोलॉजी का नाम हो जाता है आपका पोस्टमार्टम स्पर्म रिट्रीवल, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, क्या टेक्नोलॉजी है, भारत में इसको लेकर के क्या नियम कायदे कानून है, क्या ये भारत में वर्क कर रही है, नैतिक इसके पक्ष क्या हो जाते हैं, अनैतिक पक्ष क्या हो जाते हैं, इन सारी चीजों में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति IAS पर। चलिए क्लास को बिना देरी के शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं इस पर। मंगेतर की मौत के 1.5 ईयर्स बाद जो महिला है, इजरायली महिला, ये इसी स्पर्म टेक्निक से प्रेग्नेंट होती है एंड देन आगे चीजें जो प्रोसेस है वो करती है। वो कहती है कि मैंने ये जो ब्लड लाइन है उसको एंड नहीं किया। पोस्टमार्टम स्पर्म रिट्रीवल एक चिकित्सीय प्रक्रिया है जिसमें किसी पुरुष की मृत्यु के बाद उसके शरीर से शुक्राणु निकाले जाते हैं। तो द क्वेश्चन इज दैट कि ये जो प्रोसेस है क्या ये एथिकल है। मान लीजिए कि वो जो पर्टिकुलर पर्सन था उसकी अपनी वाइफ के साथ अच्छी चीजें नहीं बन रही थी या फिर वो आगे अपनी ब्लड लाइन को नहीं ले जाना था, तो बिकॉज उसकी तो डेथ हो गई है, आप उससे कंसर्न कैसे लोगे। बिकॉज यहाँ पे पूरा मैटर जो है ना वो कंसर्न का हो जाता है कि कैसे हम ये कंसर्न लेंगे कि वो ये चाहता था या नहीं चाहता था। तो उसके बाद में स्पर्म उसकी बॉडी से निकाला जाता है। ये तकनीक मुख्य रूप से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसको ICSI बोलते हैं, इस जैसी सहायक प्रजनन तकनीकों के लिए उपयोग की जाती है ताकि मृतक की जो विधवा है या पार्टनर है वो बच्चे पैदा कर सके। तो इसके थ्रू उनकी बॉडी से स्पर्म निकाला जाता है। राइट, आगे आते हैं। ये एक विवादग्रस्त और नैतिक रूप से जटिल प्रक्रिया है जो कानूनी, चिकित्सीय और सामाजिक मुद्दों से घिरी हुई है। मैंने ये आपको बताया कि इसमें बहुत सारे कंसर्न हैं और इस टेक्निक के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसको लेकर के, वो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भाई क्या ये जो चिकित्सा का प्रकार है ये नैतिक है, क्या ये इसको लेकर के कुछ रेगुलेशंस पर्टिकुलर होने चाहिए, या फिर उस मृतक को पहले ही अपने एक विल बनाना चाहिए, उसमें मेंशन करना चाहिए कि आफ्टर माय डेथ इस तरीके की चीज़ें नहीं की जाएंगी या फिर नहीं होंगी, तब शायद इसका कंसर्न मिल सकता है। बिकॉज आफ्टर डेथ तो आप उससे कंसर्न नहीं ले सकते भाई, ऊपर से आके थोड़ी ना वो बताएगा कि नहीं मेरे को चाहिए या नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है ना। तो ये कंसर्न का मुद्दा है यहाँ पर। आगे आ जाते हैं, प्रक्रिया काम कैसे करती है ये बताती हूँ मैं। समय सीमा है कि भैया कितने समय के अंदर उसकी बॉडी से स्पर्म निकाला जा सकता है। देखिए, समय सीमा है कि मृत्यु के बाद जितनी जल्दी हो सके, आदर्श जो टाइम इसका है 24 से 36 घंटे के बीच, यहाँ पर आप उसकी बॉडी का अगर स्पर्म निकाल पाए तो ये वर्किंग होता है, ठीक है। तो आदर्श रूप से 24 से 36 घंटों के अंदर प्रक्रिया की जाती है क्योंकि शुक्राणु की जो व्यवहार्यता है वो समय के साथ कम हो जाती है। कुछ मामलों में 48 घंटे तक भी ये चीजें संभव है, लेकिन सफलता दर फिर आपकी घट जाएगी कि वो लेडी प्रेग्नेंट होगी उस स्पर्म से या प्रेग्नेंट नहीं होगी, ठीक है। तो टाइम जो होता है वो 24 से 36 घंटे का है। तकनीकी विधियां क्या यूज की जाती हैं, जो जैसे मैंने बताया था कि इलेक्ट्रो इजैकुलेशन किया जाता है, राइट है, जो जननांगों पर विद्युत उत्तेजना देकर के वीर निकाला जाता है। अब देखो, आपको लगेगा कि हाउ इट कुड बी पॉसिबल व्हेन अ पर्सन इज डेड देन देयर इज नो फीलिंग एंड दैट पर्सन कैन नॉट प्रोड्यूस स्पर्म। सो देयर इज अ प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड इलेक्ट्रो इजैकुलेशन, जहां पर उसके जननांग में क्या किया जाता है, विद्युत उत्तेजना दी जाती है, राइट। इलेक्ट्रो जो आपकी राइट्स है वो अंदर जाती हैं एंड देन फर्दर वो क्या, स्पर्म आपका जनरेट होता है एंड देन उसके बाद इसको निकाल लिया जाता है। टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन या फिर एक्सट्रेशन, टेस्टिस अंडकोश में सुई या फिर सर्जरी द्वारा शुक्राणु आपके निकाले जाते हैं। एपिडिडाइमल एस्पिरेशन, एपिडिडाइमिस शुक्राणु जिसको भंडार कहते हैं, इससे शुक्राणु आपका निकालते हैं, राइट। आगे आ जाते हैं, भंडारण। तो निकाले गए शुक्राणुओं को क्रायो प्रिजर्वेशन फ्रीजिंग द्वारा लंबे समय तक संरक्षित किया जाता है। आया जो क्रायो प्रिजर्वेशन है, अगर इसकी बात करें तो ये कहा जा रहा था ना कि इससे मनुष्य को दोबारा जीवित किया जा सकता है। क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीकी के माध्यम से लोगों की बॉडी तक फ्रीज करवाई गई है और इस पर साइंटिस्ट अभी वर्क कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये इंसान दोबारा से जिंदा हो सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने जो बहुत क्लोज पर्सन्स हैं उनको इस तकनीकी के तहत फ्रीज करवा रहे हैं कि शायद फ्यूचर में इनको जिंदा किया जा सके, राइट। चलो भाई,
तो इसी के तहत इनको संरक्षित किया जाता है ताकि भविष्य में आईवीएफ के लिए इसका उपयोग हो सके। सफलता दर मृत्यु के कारण और समय पर निर्भर करता है कि उस पर्सन की जो डेथ हुई है वो कैसे हुई है। समवन शूट हिम और सुसाइड किया है उसने, फर्दर एक्सीडेंट हुआ है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसका मूड या मन कैसा था, क्या चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि ये जो आपके शुक्राणु हैं वो कैसे बनेंगे या निकाले जाएंगे। तो यहाँ पे सफलता दर इस पर डिपेंड करती है कि मृत्यु का कारण क्या है और समय पर निर्भर क्या है। अध्ययनों के अनुसार 24 घंटे के अंदर की गई आपकी पीएसआर में शुक्राणु की गतिशीलता 50 to 70% तक बनी रहती है, जो कि आपका ये कहता है कि हाँ 50 to 70% तक 80% तक चांसेस होते हैं कि दैट वुमेन कैन बी प्रेग्नेंट, राइट। इतिहास और पहला मामला जानते हैं। जो पहला मामला दर्ज हुआ वो 1980 में अमेरिका में हुआ, जब एक युवक की मृत्यु के बाद उसके जो शुक्राणु हैं वो निकाले जाते हैं। 1999 में इजराइल में एक सैनिक की मृत्यु के बाद पीएसआर से बच्चे पैदा हुए, जो कि पहला सफल उदाहरण माना जाता है। और भारत में 2010 के दशक में कुछ मामले सामने आए, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा दुर्लभ थे, यानी कि इन इंडिया अब इसके बहुत ज्यादा केसेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। बट जिनको इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता है वही जानते हैं। ये उनके लिए बहुत अच्छा है, लिटरली ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो अपनी ब्लड लाइन को आगे ले जाना चाहते हैं। अचानक से मृत्यु हो गई है उस पर्सन की एंड दैट वुमेन वांट कि शी हैज़ अ चाइल्ड, देन उनके लिए अच्छा है। या जिनको एक ही बेटा था तो वो चाहते हैं कि ब्लड लाइन हमारी आगे जाए, बट फिर वो डिपेंड करता है कि बेटा बेटी क्या सारी चीज़ें होंगी। बट आईवीएफ में जनरली ये देखा जाता है कि एक लड़की एक लड़का, दो जो पेयर हैं वो बनाए जाते हैं, देन वुमेन प्रेग्नेंट होती है, राइट। कानूनी स्थिति की बात करते हैं तो भारत में कोई स्पष्ट कानून नहीं है इसको लेकर के प्रेजेंट समय में, जबकि होना चाहिए। आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बिल 2021 में पोस्टमार्टम गैमेट रिट्रीवल पर सीधा उल्लेख नहीं है, लेकिन मृतक की सहमति अनिवार्य मानी जाती है। आईसीएमआर गाइडलाइंस 2017 ये कहती है कि भाई मृतक की लिखित सहमति या फिर परिवार की मंजूरी जरूरी है, यानी कि उस पर्सन के पेरेंट्स की मंजूरी इसमें जरूरी हो जाती है कि मृतक की लिखित सहमति या परिवार की मंजूरी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के कुछ मामलों में अनुमति दी है, लेकिन ये केस टू केस पर आधारित होता है कि कौन सा किससे जुड़ा हुआ केस हो जाता है। विश्व स्तर पर बात कर लेते हैं इसके नियम कायदे कानून की। तो अमेरिका में बात करें तो राज्यवार इसको लेकर के कानून भिन्न है। कैलिफोर्निया जैसे राज्यों में मृतक की पूर्व सहमति जरूरी होती है, यानी कि पहले ही वो लिख करके चला जाता है इसको। इजराइल सबसे उदार है, मृत सैनिकों के लिए विशेष प्रावधान है कि वो कोई भी आपको सहमति की जरूरत नहीं है, किसी से भी सहमति की जरूरत नहीं है। इफ उसकी वाइफ ये चाहती है कि शी वांट टू बी प्रेग्नेंट, देन वो ये काम कर सकती है। यूके यूरोप में तो HFEA यानी कि ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एंड दी एम्ब्रायोलॉजी अथॉरिटी है, इसके तहत मृतक की लिखित सहमति अनिवार्य है, बिना सहमति के प्रतिबंधित है। ऑस्ट्रेलिया में कुछ राज्यों में अनुमति है, लेकिन नैतिक समीक्षा इसकी जरूर की जाती है। नैतिक और सामाजिक मुद्दे क्या है? कंसेंट, द मेन पॉइंट इज कंसेंट, कि वो ये चाहता था जीते जी या नहीं, तब तो जरूरी है। मान लीजिए वो जीते जी चाहता ही नहीं था कि उसका बेबी होना चाहिए, मरने के बाद उसकी वाइफ को लगता है कि नहीं मैं चाहती हूँ अभी ऐसा होना चाहिए, जीते जी तो ये बंदा माना नहीं, लेकिन मरने के बाद हम ऐसा काम करेंगे, देन उस पर कंसेंट है। परिवार का निर्णय, बच्चे का अधिकार, बच्चा बिना पिता के बड़ा होगा तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव उसके माइंड पे पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरा, दुरुपयोग का खतरा, संपत्ति या फिर अन्य स्वार्थ के लिए काम किया जा सकता है, एंड दिस इज वेरी नॉर्मल, जो कि होता ही है फैमिलीज में, राइट। चिकित्सीय दृष्टि, सो डॉक्टरों के लिए नैतिक दुविधा है। कुछ देशों में अस्पताल नीतियां पीएसआर को प्रतिबंधित करती हैं। धार्मिक दृष्टि तो हिंदू, इस्लाम आदि में मृत्यु के बाद प्रजनन पर बहस है, कुछ इसे अप्राकृतिक मानते हैं। और अगर हम बात करें तो हमारे सुप्रीम कोर्ट जो है वो अप्राकृतिक सेक्स को बढ़ावा नहीं देता है, अप्राकृतिक जो संबंध है उसको बढ़ावा नहीं देता, उसके लिए कानून है, आप ऐसा काम नहीं कर सकते हो, राइट। नाउ आगे आते हैं भारत में उपलब्धता। तो भारत में कुछ IVF सेंटर्स हैं जो ये फैसिलिटीज देते हैं। इफ यू वांट, आपको अगर चाहिए तो इंडिया में चीजें हैं, जैसे कि आप अपोलो में जाकर के ये फैसिलिटी ले सकते हो। फोर्टीज में ये फैसिलिटी है। स्पेशलाइज्ड क्लिनिक है, जैसे कि मुंबई का जसलोक या दिल्ली में एम्स, यहाँ पर संभव है, लेकिन दुर्लभ है। लागत इसकी 50,000 से 2 लाख तक आती है, प्रक्रिया और भंडार पर डिपेंड करता है। कानूनी विशेषज्ञ और मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग लेकिन इसमें अनिवार्य होती है, पहले आप वो काउंसलिंग करें तभी आप काम करें, बिकॉज इट्स इंडिया भाई। इंडिया में लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि आपने अपने जो हस्बैंड है उसके शुक्राणुओं को प्रिजर्व करवाया होगा। वो आपके कैरेक्टर पर उंगली उठा सकते हैं, आपके ऊपर लांछन ये लगा सकते हैं कि भाई 1.5 साल बाद ऐसा कौन सा इसने काम किया होगा, जिनको नॉलेज नहीं है कि प्रेग्नेंट हो गए, फिर ये कहा जाने लगेगा भाई इसके तो अवैध संबंध होंगे किसी से। सो दिस इज द मेन पॉइंट, इस पर जरूर बात की जानी चाहिए, क्योंकि ये किसी के मेंटल टॉर्चर का सवाल हो जाएगा, और फिर वो बच्चा उस अगर एनवायरनमेंट में बढ़ेगा तो उसका माइंडसेट कैसा होगा, दिस इज द क्वेश्चन, बिकॉज इंडिया इज नॉट रेडी फॉर दिस। आई थिंक
पर्सनली आई बिलीव कि यहाँ पे जो सिचुएशन है शायद लोगों को नहीं पता है, और मेरा ये मोटिव है कि ये वीडियो हर उस इंसान तक पहुंचे जिसको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, पता भी नहीं, बिकॉज ये जनरल नॉलेज के लिए आपका बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी आपकी क्या राय जरूर बताइएगा, एंड थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अगेन थैंक्स।